आज हम जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं उस चैप्टर बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसका जो इम्पोर्टेंस है वो इसी बात से आपको पता चलेगा कि वो आपको जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे या इवन इनऑर्गेनिक रिएक्शंस भी हम पढ़ेंगे और फिजिकल में तो उसका उपयोग है ही, तो उसका तीनों जगह उसका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। और उससे संबंधित जो टर्म्स हैं आप बार बार ऑर्गेनिक के टॉपिक्स में, तो उस टॉपिक को आप बार बार देखेंगे कि वो सब जगह उसका यूज़ आ रहा है। और चैप्टर को सबसे बड़ी बात जो आप आज अच्छा फील करने वाले हैं कि इस चैप्टर को आप थोड़ा बहुत तो मेरे ख्याल से आपकी नॉलेज में होगा, 11th में पढ़कर आए होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स या अगर आप अपने आपके चैप्टर्स हैं हिंदी में इसको हम बोलेंगे ऊष्मा गतिकी। अब ऊष्मा गतिकी के अंदर ये आपके 11th में रहा होगा शायद चैप्टर, तो ये भी एक अच्छी बात है। इससे आपका आज टेस्ट भी हो जाएगा, पता लग जाएगा कि आपने इसकी कितनी तैयारी की थी और आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ इसका। ये भी आपका आज एक टेस्ट भी होगा। तो चैप्टर का नाम है ऊष्मा गतिकी या थर्मोडायनेमिक्स। तो ऊष्मा गतिकी की जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले कोई भी चैप्टर करते हैं तो उसका मीनिंग क्या है, ऊष्मा गतिकी। तो ये दो टर्म से मिलकर बना है ऊष्मा प्लस गतिकी, ठीक है, या थर्मोडायनेमिक्स, थर्मो प्लस डायनामिक्स। इसका मीनिंग क्या हुआ, यानी ऊष्मा का गतिमान होना। अगर हिंदी में बोले ऊष्मा का गतिमान होना, ठीक। अब विभिन्न प्रकार के रासायनिक एज वेल एज भौतिक प्रक्रमों, जो रासायनिक प्रक्रम हो रहे हैं और भौतिक यानी केमिकल रिएक्शंस एज वेल एज फिजिकल चेंजेस या फिजिकल प्रोसेस, उनमें जो एनर्जी चेंजेस हो रहे हैं, उनमें जो ऊर्जा परिवर्तन हो रहे हैं, उन सब का अध्ययन हम कहाँ करेंगे, ऊष्मा गतिकी में करेंगे। खुला कैसे? अच्छा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करने वाले हैं, आज हम विभिन्न प्रकार के इसमें पॉइंट्स आएंगे आपके, वो डिस्कस करने वाले हैं ऊष्मा गतिकी के अंदर। जैसे पहले तो आप ऊष्मा गतिकी से संबंधित कुछ टर्म्स हैं जो आप पढ़ चुके होंगे, जैसे कि तंत्र क्या होता है, परिपार्श्विक क्या होता है, तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, अवस्थाचर क्या होते हैं, ये सब आप पढ़ चुके होंगे। लेकिन मैं आपको फिर इनमें एक्स्ट्रा चीज़ बताने वाला हूँ आज। इसके अतिरिक्त जो विभिन्न प्रकार के जो तंत्र हैं वो किस प्रकार से ताप, दाब आदि इन अलग अलग जो फैक्टर्स हैं इस पर डिपेंड करते हैं। इसमें इस चैप्टर में जो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं उसमें प्रमुख है ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम, फिर है ऊष्मा गतिकी का द्वितीय नियम, एक नियम और है ऊष्मा गतिकी का तृतीय नियम, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और शून्य जो नियम है, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वो ऑफ कोर्स हम डिस्कस कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। आपको इस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि थर्मोडायनेमिक्स का A to Z जो सारी चीज़ें हैं जो आपके सिलेबस से संबंधित हैं, जो आपका IIT का है या दूसरा जो सिलेबस है उससे जो संबंधित चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। अब ये प्रेजेंटेशन खुल जाएगा या प्रस्तुतिकरण खुल जाएगा, उससे पहले जो सबसे बड़ी जो चीज़ है कि आप ऊष्मा गतिकी का अध्ययन क्यों करते हैं, हम क्या कारण है, हम इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो मैं आप लोगों से ही पहले जानना चाहूँगा कि जो ऊष्मा गतिकी है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। जनरल आपको जो भी ध्यान है आप बताएं, सोचकर अपने दिमाग पर जोर डालकर। 11वीं में आपने पढ़ा है कि ऊष्मा गतिकी की एप्लीकेशंस कहाँ है, इसके अनुप्रयोग कहाँ होता है, या इसकी ज़रूरत क्यों बढ़ती है, हम क्यों इसको पढ़ने वाले हैं, इसका कहाँ यूज़ आ रहा है फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर या और दूसरी जगह कहाँ इसका प्रयोग हो रहा है। तो आप में से कोई बताएंगे, कोई एक पॉइंट बताएगा, हैंड रेज करिए, हाथ उठाइए, कोई एक पॉइंट बताइए, कोई 2 पॉइंट बताना चाहे तो आप बताएं। ऐसे नहीं अभी आप पढ़ के आए, देखिए इससे फिर ये साबित होगा कि आपने 11वीं की तैयारी अच्छे से नहीं करी है। आप मन में आपके है, मुझे पता है, आप सबको पता है, एक एक बिंदु 2-2 बिंदु सबको पता है। आप बताएंगे, ये चैप्टर में बता चुका हूँ इसके बारे में। केमिकल काइनेटिक्स जब हमने रासायनिक बलगतिकी पढ़ा था तब उसमें हमने डिस्कस किया था, 2-3 पॉइंट डिस्कस किए थे इससे संबंधित। गिब्स मुक्त ऊर्जा हमने डिस्कस करी थी, अगर आपको ध्यान आ रहा हो। एंथैल्पी हमने डिस्कस किया था नहीं किया था, तो वो चीज़ हमने वहाँ डिस्कस करी थी। तो मुझे लगता है कि आप जानते हैं कि इन सब चीज़ों का प्रयोग कहाँ होने वाला है। तो देखिए कोई भी अभिक्रिया है
वो संभव है या नहीं है। ये चीज़ हमने वहाँ डिस्कस करी थी, डेल्टा जी वाली चीज़। लेकिन देखिए भौतिक रसायन के कई नियम हैं, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री के बहुत सारे रूल्स हैं जहाँ आप थर्मोडायनेमिक्स यानी ऊष्मागतिकी का हम उसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो जैसे आप पढ़ेंगे कि वॉन हॉफ, जो तनु विलियनों का वॉन हॉफ का सिद्धांत है, किसका, या फेज रूल बोलते हैं, एक प्रावस्था नियम, क्या बोलेंगे, प्रावस्था नियम, वहां इसका यूज होता है आपसे। एक आता है एक्सट्रैक्शन थ्योरी, निष्कर्षण सिद्धांत, वहां इसका प्रयोग आएगा। मैं बताऊंगा आपको एक एक करके। अभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि कहाँ कहाँ। एक रासायनिक तुल्यांक, केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर इसका प्रयोग होता है, थर्मोडायनेमिक्स का। ये सारी चीजें वहां पर प्रयुक्त होती हैं। थर्मोडायनेमिक्स की जब हम बात कर रहे हैं तो आपको ये समझना चाहिए कि थर्मोडायनेमिक्स कहाँ यूजफुल है। तो थर्मोडायनेमिक्स केवल उन्हीं सिस्टम्स के लिए यूजफुल है, केवल उन्हीं निकाय के लिए लाभदायक है, या उसका अध्ययन वहाँ ही उपयोगी है जहाँ हम एक सिस्टम को एज ए बल्क स्टडी करते हैं। बल्क का मतलब एक वृहद रूप में, एक बड़े रूप में उसका अध्ययन करते हैं। यानी ऊष्मागतिकी जो आपकी है कब उपयोगी है आपके, वो कब सही रिजल्ट्स देगी, या किन सिस्टम्स के लिए, किन निकाय के लिए वो सही परिणाम देगी, जब आप वृहद रूप में। एक तो होता है सूक्ष्म और एक होता है वृहद। वृहद का मतलब बल्क, एक बड़ा सिस्टम उसका अध्ययन करें, एक बड़े सिस्टम का। ऐसे नहीं एक एटम का या एक मॉलिक्यूल का आप अध्ययन कर रहे हैं। एक एटम का या एक मॉलिक्यूल का जब आप अध्ययन करेंगे तो उसमें थर्मोडायनेमिक्स यूजफुल नहीं है। वहाँ हम क्या करते हैं, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हो, 12वीं में पढ़ा होगा या कहीं आपने बुक्स में थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ने की कोशिश करी होगी, उसके लिए उपयोग में आता है क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम यांत्रिकी। यानी इलेक्ट्रॉनिक लेवल पर, कहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक, एटम से भी नीचे क्या जाए, एटम के अंदर जाएंगे जब आप, इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक स्तर पर जब आपको अध्ययन करना है तब हम किसका प्रयोग करते हैं, क्वांटम यांत्रिकी का। लेकिन जब हम किसी बड़े विशाल निकाय का अध्ययन करेंगे, एक मैक्रो सिस्टम का स्टडी करेंगे, तब हम क्या यूज में लेंगे, ऊष्मागतिकी यानी थर्मोडायनेमिक्स। किसी एक पर्टिकुलर एटम या किसी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, इतना सूक्ष्म स्तर पर थर्मोडायनेमिक्स यूज नहीं होती है, सही परिणाम नहीं देती है। कहाँ देगी परिणाम सही, जब आप एज ए बड़े एक सिस्टम की बात करेंगे, बल्क मैटर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, बल्क मैटर या वृहद रूप की बात करेंगे, तब ऊष्मागतिकी सही परिणाम देगी। ठीक है, तो यानी इसकी एक फायदा क्या हुआ कि एक बल्क मैटर यानी वृहद रूप में जब हमको किसी सिस्टम का अध्ययन करना है तो ये सही परिणाम देगा। लेकिन साथ ही साथ इसकी एक लिमिटेशन भी है कि ये इंडिविजुअल एटम या इंडिविजुअल मॉलिक्यूल, यानी एक एटम या एक मॉलिक्यूल के लिए सही परिणाम नहीं देगा। ये इसकी लिमिटेशन यानी सीमा, इसकी सीमा भी है कि भाई ये उसके लिए परिणाम नहीं देगा, एक बल्क उसके लिए परिणाम देगा। तो ये इसकी सीमा हो गई आपकी। फिर दूसरी चीज जो चीज़ें है इसकी सीमा है, वो सीमा है कि ये जो है आपको ये चीज़ बता सकता है कि कोई अभिक्रिया संभव है या नहीं है। जैसा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी अभिक्रिया संभव है या नहीं, उसके लिए हम सामान्यतः अनुमान लगाते हैं डेल्टा जी, गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। किससे, गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। आप बताएंगे बेटा, आप खड़े हुए हैं, हाँ आप, गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन से क्या तात्पर्य है हमारा, हाँ बताइए आप। गिब्स मुक्त ऊर्जा, गिब्स मुक्त ऊर्जा किसको बोलेंगे, गिब्स ऊर्जा का सिंबल क्या है, संकेत क्या है, सिंबल से मतलब किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं, टी से रिप्रेजेंट करते हैं, पी से रिप्रेजेंट करते हैं, जी से, वेरी गुड। और जब परिवर्तन की हम बात करते हैं तब क्या लगाते हैं, डेल्टा। यानी गिब्स मुक्त ऊर्जा जो परिवर्तन है उसको किससे रिप्रेजेंट किया हमने, डेल्टा जी से। बैठिए, तो यानी डेल्टा जी का मान अगर ऋणात्मक होगा, क्या होगा, तो वह अभिक्रिया संभव है। अंग्रेजी में बोलेंगे इसको, वो है रिएक्शन फीजिबल है। क्या बोलेंगे, वो रिएक्शन फीजिबल है या स्पॉन्टेनियस होगी, वो रिएक्शन स्वतः वो अभिक्रिया संपन्न होगी अगर डेल्टा जी नेगेटिव है। कोई भी अभिक्रिया स्वतः कब संपन्न होगी, जब डेल्टा जी का मान
नेगेटिव है, स्पॉन्टेनियस, या वो रिएक्शन क्या है, फीजेबल है, ठीक। लेकिन अब यहाँ इसकी लिमिटेशन आ गई। लिमिटेशन क्या है कि थर्मोडायनेमिक्स आपको ये नहीं बताने वाली है कि ये अभिक्रिया कितनी तीव्र गति से होगी या कितने समय पश्चात समाप्त हो जाएगी, यानी रेट ऑफ द रिएक्शन के बारे में आइडिया नहीं देती। ये इसकी सीमा है। सीमा क्या हो गई कि अभिक्रिया कितनी दर से होगी, किस दर से होगी या कितनी देर में समाप्त हो जाएगी, इसका आइडिया, इसका अनुमान हम ऊष्मागतिकी की सहायता से नहीं लगा सकते। ये चीज आपके क्लियर हो गई। दो इसकी लिमिटेशन है, कौन कौन सी? पहली लिमिटेशन क्या है कि जो आप वृहद रूप, किसी भी सिस्टम जो एज ए बल्क मैटर का हम स्टडी कर सकते हैं, वृहद किसी निकाय के वृहद रूप का ही अध्ययन किया जा सकता है, पहला। दूसरा, इसके द्वारा किसी भी रिएक्शन है, कोई भी निकाय है, उसका ये पता लगा सकता है वह संभव है या नहीं, ठीक है। ये दो तो इसके गुण हो गए। और लिमिटेशन, इंडिविजुअल, व्यक्तिगत, मतलब इंडिविजुअल यानी एक एटम या एक मॉलिक्यूल, उसका अगर आप अध्ययन करना चाहें तो वो ऊष्मागतिकी के माध्यम से संभव नहीं है, उसके लिए आपको क्वांटम यांत्रिकी का सहायता लेनी पड़ेगी। दूसरा, यह अभिक्रिया की दर के बारे में कि अभिक्रिया तेज होगी या स्लो होगी, रेट ऑफ द रिएक्शन, उसके बारे में कोई आइडिया नहीं देता है। आगे बात समझ में आपके? तो ये कुछ आपको प्रीलिमिनरी आइडिया हो गया कि ऊष्मागतिकी में हम किन चीज़ों के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। आज जो हम चीज़ डिस्कस करने वाले हैं हमारे लेक्चर के अंदर रासायनिक ऊष्मागतिकी में, उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कार्य, वर्क क्या है, और कार्य और ऊर्जा के अंदर क्या संबंध है। उसके अतिरिक्त हम बात करेंगे आंतरिक ऊर्जा की, इंटरनल एनर्जी। अब तक आप पढ़ते थे पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। अब आंतरिक ऊर्जा का कंसेप्ट है जो कि ऊष्मागतिकी से जुड़ा हुआ है, इसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। इसके अतिरिक्त जो हम पढ़ने वाले हैं, दूसरा इसमें है प्रेशर वॉल्यूम वर्क। क्या? प्रेशर वॉल्यूम वर्क। प्रेशर का मतलब दाब और वॉल्यूम का मतलब आयतन, दाब आयतन कार्य, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे एंथैल्पी। क्या पढ़ेंगे? एंथैल्पी। उसके अतिरिक्त ऊष्मा धारिता। ऊष्मा धारिता अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हीट कैपेसिटी, यानी जब ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा की आवश्यकता है उसको क्या कहते हैं? ऊष्मा धारिता। अब स्थिर दाब पर और स्थिर आयतन पर, अगर आपको ध्यान आ रहा होगा 11वीं में, सीपी और सीवी, वेरी गुड। सीपी और सीवी के मध्य संबंध क्या होता है? सीपी माइनस सीवी बराबर आर। लेकिन वो होता कैसे है, वो चीज हम यहाँ देखेंगे। ये आप सबको पता है, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर होता है, लेकिन उसको हम कैसे उसको प्रूव करेंगे? सिद्ध करिए कि सीपी माइनस सीवी बराबर आर, या मैं दूसरे तरीके से इसको बोलूं कि सीपी इज ग्रेटर देन सीवी। सीपी का मान सीवी से अधिक होता है, क्यों? समझाइए, ठीक, ये चीज। इसके अतिरिक्त जो हम पढ़ने वाले हैं इसमें आपका हैस का नियम, या पढ़ चुके हैं हैस का नियम, ऊष्मा रसायन में आता है बेसिकली। ये थर्मोकेमिस्ट्री जो है, ऊष्मा रसायन में विभिन्न प्रकार के जो चेंजेस हो रहे हैं किसी अभिक्रिया के अंदर, कोई अभिक्रिया हो रही है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, उसमें 1 मोल ले रहे हैं, उसका ऑक्सीकरण कर रहे हैं या कुछ जल उसमें ऐड कर रहे हैं, तनुकरण की ऊष्मा, हाइड्रेशन की ऊष्मा, अलग अलग प्रकार की, विभिन्न प्रकार की ऊष्माएं, उससे संबंधित जो टर्म्स हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, वो इसके अंदर कवर होंगे, ऊष्मा रसायन और विभिन्न प्रकार की ऊष्माएं। फिर कोई भी जो प्रोसेस है वो आपका प्रोसेस कैसा है? अनुत्क्रमणीय है, उत्क्रमणीय। ये कैसे पता लगेगा? उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, वो चीज़ हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। प्रथम नियम हो जाएगा, द्वितीय नियम हो जाएगा। और द्वितीय नियम, ये प्रथम नियम और द्वितीय नियम में क्या अंतर है, द्वितीय नियम की आवश्यकता क्यों पड़ी, ऐसी कौन सी कुछ कमियां रह गई प्रथम नियम में जिसकी वजह से द्वितीय नियम की आवश्यकता पड़ी, या प्रथम नियम की सीमाएं क्या हैं और द्वितीय नियम की क्या हैं, ये चीज़ हम यहाँ देखेंगे। इसके अतिरिक्त जो अलग अलग टर्म्स जो आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं आपके एंथैल्पी है, गिब्स एनर्जी है, एंट्रोपी है, ये जो अलग अलग टर्म्स हैं, ये सारी चीज टर्म्स भी हम कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट स्लाइड कर लीजिए। तो देखिए, ऊष्मागतिकी के बारे में मैंने आपको डेफिनेशन बताई दी कि ऊष्मागतिकी क्या है। ऊष्मा का प्रवाह होना, फ्लो ऑफ हीट, ये आपका ऊष्मागतिकी है। तो इसके बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है
जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है कि यह जो नियम है ऊष्मागतिकी है, किसी सिद्धांत पर आधारित ना होकर, क्या कह रहा हूं मैं, किसी सिद्धांत पर आधारित ना होकर मानव के अनुभवों पर आधारित है। इस कारण से ऊष्मागतिकी को क्या कहते हैं, यथार्थ विज्ञान भी कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें, किसी सिद्धांतों पर आधारित नहीं है, हमारे अनुभवों पर आधारित है। अब अनुभव कैसे, मानव अनुभवों पर। कैसे, क्या है वो मानव अनुभव? झरना देखा है आपने, पानी देखा आपने, झरने में पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है। कभी आपने ऐसा देखा कि झरने में पानी स्वतः नीचे से ऊपर जा रहा हो? एक नेचुरल प्रोसेस है। आप देखिए, जो प्राकृतिक प्रक्रम जिनको हम बोलेंगे, लोहे की एक छड़ है, उसको मैंने यहां से गर्म किया, गर्म आपने यहां से पकड़ रखा है, थोड़ी देर में आप क्या देखेंगे, आपका हाथ हटा लोगे आप, क्योंकि वो गर्म होकर एनर्जी यहां तक ट्रांसफर हो गई, आपने हाथ हटा लिया। इसको आप फील कर रहे हो, हमारे अनुभव हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं आपके आम जीवन में, आप देखते हैं। जो इस तरह बॉल है, क्रिकेट की बॉल है मेरे हाथ में, उसको मैंने छोड़ दिया, कभी ऐसा थोड़ी है ऊपर जा रही है, मैंने बिल्कुल मतलब नेचुरल तरीके से उसको छोड़ दिया, नीचे गिर गई। क्या ये हमारा अनुभव है? सो रीज़न मैं बताऊंगा, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। छोटी छोटी चीज़ें, छोटे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा इसके अंदर। तो ये सब चीज़ें हैं। तो मतलब क्या है कि ये जो ऊष्मागतिकी है, या किसी सिद्धांत पर आधारित ना होकर मानव के अनुभवों पर आधारित है, और इस कारण से ऊष्मागतिकी को क्या कहते हैं हम, एग्जैक्ट साइंस या यथार्थ विज्ञान कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। तो देखिए, ऊर्जा, ऊष्मा एवं जूल का नियम 10वीं में या 11वीं में पढ़ लिया होगा आपने। किसे कहते हैं ऊर्जा? ऊर्जा की क्या परिभाषा है? आपसे भी पूछेंगे, सबसे पूछेंगे, आज सबको मौका मिलेगा। बड़ा सिंपल है, ऊर्जा क्या है? आप बताएं, ग्लासेस पहने हुए, हाँ आप बताइए। हाँ हाँ, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। शाबाश, बैठिए। अच्छा, ऊर्जा का मात्रक क्या है? चलिए आप बताइए, टी शर्ट में ये बताएंगे, जूल। ठीक है, तो जूल का नियम, अब जूल का नाम आ गया तो जूल का नियम भी हम चाहेंगे। क्या है जूल का नियम? तो क्या है साहब जूल का नियम? कौन बताएगा? जूल का नियम क्या है? जब हम कार्य कर रहे हैं तो कार्य करने से क्या हो रहा है? कार्य करने की क्षमता क्या है? ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। ठीक है, तो जूल का नियम क्या है? W इज प्रोपोर्शनल टू H। W क्या है? कार्य का परिमाण, कार्य, और H क्या है आपका? ऊष्मा का परिमाण। तो W बराबर हम लिख सकते हैं JH। ठीक है, W बराबर JH। J क्या है? जूल नियतांक। इसका मान कितना होता है जूल नियतांक का? बताइए, पीछे से बताएं कोई जूल नियतांक का मान। आराम से सोच के बताएं, जूल नियतांक का क्या मान है? बेटा ऐसे नहीं, देखिए सीरियस, जब हम क्लास में हैं तब इस तरीके का कोई अपन आचरण ऐसा नहीं करेंगे जिससे हमें पता नहीं लगे कि हम 11वीं के या 12वीं के छात्र हैं। आप बड़ी क्लास में आ गए और आगे आपको कंपटीशंस देने हैं, इसलिए आप सोच के अच्छे से, अगर आर का आप देखिए, जो आप मान बता रहे हैं 8.314, वो किसका मान है? गैस नियतांक आर का मान है। तो आप मान बता तो रहे हैं, लेकिन गैस नियतांक का बता रहे हैं, जूल नियतांक का मान नहीं बता रहे हैं। तो जूल नियतांक का जो मान क्या है आप बताएंगे? 4.18। एक कैलोरी बराबर क्या होता है? 4.18 जूल। देखिए, यदि H बराबर 1 हो जाए, क्या हो जाए? आपकी जो इक्वेशन है W इजिकल टू JH है, इक्वेशन क्या है? W इजिकल टू,
यदि h बराबर 1 तो W बराबर क्या हो जाएगा, J। मतलब कहने का मतलब जूल नियतांक को मैं परिभाषित करना चाह रहा हूँ। किसको परिभाषित करना चाह रहा हूँ, जूल नियतांक को परिभाषित करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए माना कि h बराबर 1, कार्य का परिणाम 1, यानी इसका मतलब क्या हुआ, 1 कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए, कितनी, 1 कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए जो किया गया कार्य है, कितना, 1 कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए किया गया कार्य क्या कहलाता है, 1 जूल कहलाता है। वापस से बोल देता हूं मैं इस चीज को, समझ लीजिए आप। H क्या है हमारा, देखेंगे आप, ऊष्मा का परिमाण, मैग्नीट्यूड। दो चीज होते हैं, परिणाम, परिमाण। परिणाम तो क्या, रिजल्ट, और परिमाण मैग्नीट्यूड, ठीक है, उसका क्वांटिटेटिव रूप उसका, ठीक। तो 1 कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए, कितना, 1 कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए किया गया कार्य 1 जूल कहलाता है। W इजिकल टू J, ठीक है। तो 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल, या इसको हम अर्ग में व्यक्त करना चाहें तो 1 जूल बराबर होता है 10 की घात 7 अर्ग। तो इसको हम लिख सकते हैं 4.18 इंटू 10⁻⁷ अर्ग, ठीक, देख लिया आपने। ये सब देखिए बहुत छोटी छोटी चीजें, लेकिन इनसे रिलेटेड जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तब आप ये सूत्रों का और इन टर्म्स का हम काम लेने वाले हैं, ठीक, लिख लिया। अब हम बात करते हैं ऊष्मागतिकी के जो नियम हैं उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले शून्य नियम है, जो है ऊष्मागतिकी का शून्य नियम। मान लीजिए, चलिए पहले तो आपसे पूछते हैं कि ऊष्मागतिकी के शून्य नियम के बारे में आपको क्या जानकारी है, फिर अपन एक परिभाषा का निर्माण करेंगे और देखेंगे वो कहाँ तक सही है। बताइए, कौन बताएगा, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, पीछे से कोई भी अपनी तरफ से बताएं जिन्होंने पढ़ा हुआ। हाँ शाबाश, वेरी गुड। यदि कोई दो निकाय तीसरे निकाय से परस्पर तापीय साम्य, वेरी गुड। तापीय साम्य से क्या तात्पर्य है, यहाँ पर ताप समान है, दोनों सिस्टम्स की टेम्परेचर इक्वल है, वेरी। तो तापीय साम्य में होंगे, वेरी गुड, शाबाश, बैठिए। और उधर से, हाँ आप बताएं। हाँ हाँ, यदि कोई दो निकाय जो आपस में ऊष्मारुद्ध होते हैं, किसी तीसरे निकाय से उष्ण साम्य में होते हैं, तो वे आपस में भी उष्ण साम्य में होते हैं। अच्छा, क्या ऊष्मारुद्ध का क्या मीनिंग है बेटा? यानी कि बाहर की ऊष्मा अंदर नहीं जा सकती और अंदर की ऊष्मा बाहर। अच्छा, रुदोष्म जिसको हम बोले हैं, हाँ, रुदोष्म जो आप बात कर रहे हैं, देखिए इसमें तो क्या होता है, रुदोष्म प्रक्रम में तो Q इजिकल टू 0, ना तो ऊर्जा दी जा सकती है ना ही ऊर्जा ली जा सकती है। ये प्रक्रम है रुदोष्म प्रक्रम, जिसकी हम बात करेंगे विभिन्न प्रकार के प्रक्रम्स की। और कोई और डेफिनेशन बताना चाहे? देखिए इसकी जो परिभाषा है कि ये जो ऊष्मागतिकी का जो शून्य नियम है, जीरो लॉ है, वो यही है कि अगर कोई दो वस्तुएं हैं, मान लीजिए P और Q दो वस्तुएं हैं, P व Q दो वस्तुएं, दो सिस्टम है, निकाय है, क्या है, दो निकाय यानी सिस्टम्स हैं। वो किसी तीसरे सिस्टम R के साथ, P व Q किसी तीसरे सिस्टम R के साथ, P और Q किसी तीसरे सिस्टम R के साथ तापीय साम्य में हूं। क्या हूं? तापीय साम्य, यानी टेम्परेचर इक्वल है। क्या है? तापीय साम्य में। तो ये दोनों वस्तुएं, प्रथम और द्वितीय जो दोनों वस्तुएं या निकाय आपस में क्या होंगे? तापीय साम्य में। ठीक, ये क्या है आपका ऊष्मागतिकी का शून्य नियम। ठीक, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है बताइए, आप बताएं सबसे पीछे। आराम से, हाँ हाँ,
एकल सिस्टम से क्या तात्पर्य हुआ, अब समझा नहीं। अच्छा, ना ऊर्जा दी जा सकती है ना ली जा सकती है। चलिए बैठिए, आप बताइए। हाँ, जो भी याद है बताइए। अभी अपने क्या है, आप पढ़ के आए हैं अभी 11वीं में, जो भी याद आ रहा है, कुछ ऐसा कुछ याद आ रहा है। ऊर्जा से संबंधित है क्या ये नियम? है तो एनर्जी से संबंधित, देखिए ऊर्जा से संबंधित है ये। इधर से बेटा कोई गर्ल्स में आगे से। हाँ, मैं लिख लेता हूं। किसी विलगित निकाय की आंतरिक ऊर्जा संरक्षित रहती है। किसी विलगित निकाय, और उसमें क्या हो रहा है, आंतरिक ऊर्जा संरक्षित है, ये आप कह रहे हैं। देखिए, आप जो जो शब्द बोल रहे हैं उनका अपना सबका अलग अलग मीनिंग है। आंतरिक ऊर्जा से क्या तात्पर्य हुआ आपका यहाँ पर? चलिए बैठिए। और इधर से बेटा आप बता चुके हैं, आप बताइए। आगे से कोई बताए। बहुत, अरे बहुत ऐसा है, मतलब मैं अभी इसको अपन डिटेल में नहीं जा रहे हैं। मैथमेटिकल डेरिवेशन भी हम करेंगे इसका। अभी तो मैं ये आइडिया ले रहा हूँ कि आपको कहाँ तक पता है इसके बारे में। आगे से बेटा आप बताइए, ये बताएंगे। हाँ बताएं बेटा, बताएं। हाँ बोलिए, जो भी याद आ रहा है। जैसे उन्होंने बताया कि भाई एक विलगित निकाय है, उसकी आंतरिक ऊर्जा संरक्षित रहती है, ये ऊष्मागतिकी का प्रथम। कुछ याद आ रहा है थोड़ा बहुत? कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला याद आ रहा है इसका? चलिए कोई बात नहीं, बैठिए। हाँ बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए, एक ही उसमें उसने बता दिया, इस छात्र ने, क्या नाम है आपका? अतुल ने बता दिया कि जो ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा है वो क्या है, संरक्षित है। ठीक है। अब यहाँ टर्म आया ब्रह्मांड। ब्रह्मांड को इंग्लिश में बोलते हैं यूनिवर्स, यानी यूनिवर्स। द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है, यह ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है। या इसको मैं दूसरे प्रकार से भी कह सकता हूं कि ऊर्जा जो है, जो कुल ऊर्जा है, वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में क्या बदला जा सकता है। ऊर्जा क्या हो सकती है, एक रूप से। हाँ, अब ब्रह्मांड की बैठिए, अभी मैं बात कर रहा हूं, अभी आप समझिए इसको। ब्रह्मांड से तात्पर्य क्या हुआ यहां पर? ब्रह्मांड से तात्पर्य है ये सिस्टम। सिस्टम से मतलब निकाय प्लस ई सराउंडिंग्स। सिस्टम, सिस्टम से तात्पर्य क्या हुआ यहां पर, निकाय। और सराउंडिंग से मतलब क्या हुआ, परिपार्श्विक। ठीक है। जब हम ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं तो हमारा निकाय, निकाय का मतलब जिसके ऊपर हम हमारी ऊष्मागतिक अध्ययन कर रहे हैं, वो क्या हुआ आपका, निकाय। और सराउंडिंग से तात्पर्य क्या हुआ, परिपार्श्विक, जो उसके चारों ओर का एटमॉस्फेयर है। उदाहरण के लिए ये जो आपकी बोतल है, इसमें पानी भरा हुआ। अब मैं इसको गर्म करता हूँ, इसको मैंने क्या किया, गर्म किया है। ठीक। तो अब चेंजेस इसके अंदर हो रहे हैं, एनर्जी चेंजेस हो रहे हैं, मास चेंजेस भी हो सकते हैं, द्रव्यमान में परिवर्तन या ऊष्मा में परिवर्तन। तो ये क्या हो गया, एक निकाय हो गया। क्या हो गया? और इसके चारों तरफ ये जो सराउंडिंग्स हैं, ये क्या है, इसका क्या हो गया, परिपार्श्विक हो गया। अब ये परिपार्श्विक से ऊष्मा का आदान प्रदान कर रहा है या द्रव्यमान का, द्रव्यमान क्या है, लिक्विड इसके अंदर जो भरा हुआ है, उस लिक्विड का आदान प्रदान कर रहा है। तो ये सारी चीजें क्या, किसके एनर्जी चेंजेस हो रहे हैं, द्रव्यमान में जो परिवर्तन, ये सब कहाँ आ रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आ रहे हैं। तो आपके समझ में आ गया। तो जब हम निकाय क्या हुआ, जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, और उसके अतिरिक्त जो अन्य चीज है, निकाय के अलावा ब्रह्मांड में जो चीज है वो क्या है, परिपार्श्विक। आ रही है बात समझ में? यानी एक सिस्टम, सिस्टम से तात्पर्य एक रिएक्शन भी हो सकती है, वो कोई पर्टिकुलर रिएक्शन भी हो सकती है।
जैसे आपका मान लीजिए लिक्विड फेज में आपका वाटर है, वो चेंज किस में हो रहा है, वेपर फेज में। द्रव अवस्था से पानी किस में जा रहा है, वाष्प अवस्था में। तो उसके अतिरिक्त जो चीज़ है वो तो उसका परिपार्श्विक, और बाकी क्या जाएगा, डिपेंड करता है किस तरह, ओपन सिस्टम है, खुला निकाय है या बंद निकाय है, इस तरीके से। अरे ये बात समझ में आपके। तो ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है या ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। जो कुल ऊर्जा है वो क्या रहती है आपकी, संरक्षित रहती है। ये ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम है। उसका सैद्धांतिक रूप इसको हम लिखेंगे तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। दूसरा नियम क्या है ऊष्मा गतिकी का, बड़ा सिंपल नियम है। मतलब जैसा आप गणितीय रूप में बताना चाहें तो गणितीय रूप से बता भी सकते हैं, और चाहें तो जैसा आपको याद आ रहा है जो इतना, कोशिश करिए रिमाइंड करने की थोड़ा उसको। मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे दूसरे जो छात्र हैं जो स्टूडियो के माध्यम से देख रहे हैं इसको। हाँ, हेलो हेलो बच्चों, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? देखिए ऊष्मा गतिकी का जो प्रथम नियम है, ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। बातें नहीं भाई पीछे, विषय से संबंधित कोई भी चीज आप पूछ सकते हैं। द्वितीय नियम मैं बता देता हूं आपको। ब्रह्मांड की जो एंट्रोपी है, द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग, यानी ब्रह्मांड की जो एंट्रोपी है उसका मान लगातार बढ़ रहा है। और बोलेंगे ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। यूनिवर्स क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, विस्तार हो रहा है उसका। ठीक है, तो दूसरा जो नियम है, द्वितीय नियम, ब्रह्मांड की एंट्रोपी बढ़ रही है। ठीक है, ये ऊष्मा गतिकी का कौन सा नियम हो गया बेटा, द्वितीय नियम हो गया। अब बात करते हैं हम, एक लास्ट और है ऊष्मा गतिकी का तृतीय नियम, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। दिख रहा है भाई, पीछे दिख रहा है? नहीं दिखे तो बता दीजिएगा, दूसरे बोर्ड का हेल्प ले लेंगे हम। ऊष्मा गतिकी का तृतीय नियम, कोई भी परफेक्ट क्रिस्टल है, परफेक्ट मतलब शुद्ध क्रिस्टल, इसमें किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं है, ध्यान देंगे, किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं, किसी पूर्ण रूप से शुद्ध क्रिस्टल की जो एंट्रोपी है, किसी पूर्ण रूप से शुद्ध क्रिस्टल की जो एंट्रोपी है वो परम शून्य ताप पर, किस पर, परम शून्य ताप पर, उसका मान क्या होता है, शून्य होता है। ये क्या है आपका ऊष्मा गतिकी का तृतीय नियम। कंडीशन क्या है, क्रिस्टल में किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, ये मेजर जो एंट्रोपी का मान हम निकाल रहे हैं, किस पर निकाल रहे हैं, परम शून्य ताप पर। तो हम लिख देते हैं इसको ऊष्मा गतिकी का तृतीय नियम, परम शून्य ताप पर किसी पूर्ण क्रिस्टल एंट्रोपी का मान शून्य होता है। ठीक है, ये हो गया अपना तृतीय नियम। क्लियर हो गई यहां तक अपनी चीजें, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ और ऊष्मा गतिकी का शून्य नियम, ये सारी चीजें क्लियर हैं यहां तक? अभी आपको ब्रीफ आइडिया हो गया है, संक्षिप्त
आपके दिमाग में आ गया कि फर्स्ट लॉ क्या है, सेकंड लॉ क्या है, थर्ड लॉ क्या है, जो आप थोड़ा बहुत ट्रैक से उतर गए थे, आपको ध्यान से निकल गया था, जो 11वीं में आप पढ़ के आए, उसके बारे में हमने जनरल आइडिया ले लिया है। अब हम जल्दी जल्दी से कुछ टर्म्स हैं, उनकी आपकी सहायता से कुछ मैं कंट्रीब्यूट करूंगा और आप लोग कुछ करेंगे, और उन टर्म्स को हम देख लेते हैं। हम पढ़ चुके हैं वो सारी टर्म्स। नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ ठीक। देखिए, विभिन्न जो ऊष्मागतिक पद हैं उनके बारे में हम जानकारी लेंगे। तंत्र क्या होता है, सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, तंत्र या निकाय। देखिए, तंत्र या निकाय क्या है भाई? जो पीछे बैठे हैं, जो रेस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, जो सिर्फ सुन रहे हैं और आपस में नहीं जवाब दे रहे हैं, वो भी ध्यान से सुने। तंत्र या निकाय क्या है? जिसका हम ऊष्मागतिक अध्ययन कर रहे हैं। तंत्र या निकाय से क्या तात्पर्य हो गया कि वह जो चीज आपकी ब्रह्मांड का वह हिस्सा जिसका ऊष्मागतिक अध्ययन किया जा रहा है। ब्रह्मांड का वह हिस्सा, पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, वह हिस्सा जिसका हम क्या कर रहे हैं? ऊष्मागतिक अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, ये तो आपका क्या हो गया? तंत्र या निकाय। तंत्र या निकाय एक ही बात है। तंत्र या निकाय को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सिस्टम कहते हैं। इसके अलावा फिर जो दूसरी टर्म है परिपार्श्विक, इसमें हिंदी में सही नहीं लिखा है, परिपार्श्विक। क्या है? परिपार्श्विक। तो जिस तंत्र का आप अध्ययन कर रहे हैं ब्रह्मांड के जिस भाग का, उसके अलावा जो भाग है वो क्या है? परिपार्श्विक है। तो इसको क्या बोलेंगे? परिपार्श्विक। निकाय प्लस परिपार्श्विक बराबर क्या होगा? पीछे बताएंगे। तो निकाय और जो परिपार्श्विक है उनके मध्य क्या वो है? निकाय प्लस परिपार्श्विक। मैं यहां लिखता हूं, निकाय प्लस परिपार्श्विक। निकाय को अंग्रेजी में क्या कहते हैं और परिपार्श्विक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसको ब्रह्मांड। ब्रह्मांड अंग्रेजी में यूनिवर्स। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद है विलगित तंत्र। क्या है आपका? विलगित तंत्र, आइसोलेटेड सिस्टम। अब विलगित तंत्र किसे कहते हैं आप पढ़ चुके हैं बिल्कुल। चलिए बेटा बताएगी। हाँ बता। जिसमें ऊष्मा ना तो ली जा सकती है और ना ही ऊष्मा की जा सकती और इसके अलावा भी एक शर्त है। वेरी गुड, अच्छी बात बताई। विलगित यानी आइसोलेटेड है। पदार्थ भी है, द्रव्यमान जिसको हम बोलेंगे। शाबाश, बैठ जाइए। यानी वह निकाय, विलगित निकाय किसको बोलेंगे? ध्यान से सुनेंगे। पीछे मैं पूछूंगा, पीछे से जो बैठे हुए हैं, ऐसे नहीं वो नहीं मान के चलें सिर्फ आगे वालों से मैं बात कर रहा हूं, वो पीछे वाले विशेष रूप से इस चीज को बात कर रहे हैं। तो आपका जो विलगित तंत्र है, कैसा तंत्र? विलगित तंत्र वह निकाय होता है जो अपने परिपार्श्विक से ऊष्मा एवं पदार्थ यानी द्रव्यमान, ठीक है, क्या होता है? वह निकाय जो अपने परिपार्श्विक से ऊष्मा का एवं पदार्थ दोनों का विनिमय नहीं करता है। दोनों का विनिमय यानी एक्सचेंज नहीं करता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए हम क्या लेंगे? एक फ्लास्क, थर्मस फ्लास्क ले लिया, उसमें आपने गर्म कॉफी भर दी, गर्म दूध भर दिया है, गर्म चाय भर दी। ठीक है, ठीक, वो क्या रहेगा? गर्म रहेगा। वो आइडियल नहीं है, हालांकि हम देखते हैं अगर उसको हम आइडियल सिस्टम, तो वो सिस्टम होता है 24 घंटे बाद भी वो उसी टेम्परेचर पर रहे, लेकिन 24 घंटे बाद उसमें क्या होता है? हीट लॉस हो जाते हैं। लेकिन विलगित निकाय, आदर्श विलगित निकाय क्या होगा? अगर आपका थर्मस फ्लास्क है, उसमें जो आपने गर्म पदार्थ भरा है, तो जो टेम्परेचर है वही ताप, उसका ताप रहे कुछ समय पश्चात जब भी हम नोट करें, और वही उसका आयतन रहे, जो भी उसके अंदर पदार्थ है, वो जो भी उसमें पदार्थ है उसमें भी कोई चेंज नहीं आए। आइसोलेटेड यानी अलग थलग, आइसोलेटेड यानी विलगित, विलगित यानी अलग थलग। अलग थलग, कोई बैठ जाए, तुम छात्र उठने बैठे, एक अलग बैठ जाए उस कोने के अंदर, अलग हो गया उसका, ना तुमसे कोई बात कर रहा है ना कुछ, अपने अपने अलग, तो अलग थलग। ठीक है, आइसोलेटेड यानी उदाहरण के लिए थर्मस फ्लास्क में बंद कॉफी या चाय या दूध या जो भी आप लेना चाहते, जल, गर्म जल। इसके बाद आता है खुला तंत्र, ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम में कोई दिक्कत ही नहीं है, बता सकते हैं आप। वो बताएगी पीछे बेटा, पीछे पीछे। हाँ, उसने इंट्रोड्यूस किया है, 1 मिनट। वेरी गुड। वह निकाय जिसमें ऊष्मा एवं पदार्थ यानी द्रव्यमान दोनों का आदान प्रदान किया जा सके। जैसे एक गिलास के अंदर मैं जल रख देता हूँ,
तो जल क्या हो जाएगा, मान लीजिए गुनगुना पानी है या गर्म पानी है, कुछ समय पश्चात क्या हो जाएगा, उसकी क्वांटिटी भी कम हो जाएगी, क्योंकि कुछ भाग उसका क्या हो जाएगा, इवोपरेट हो जाएगा, वाष्पीकृत हो जाएगा, और उसका तापमान भी कम हो जाएगा। तो यह है आपका खुला तंत्र, बड़ी छोटी छोटी चीजें। फिर है बंद तंत्र, पीछे से बताएंगे, ये बताएगा बेटा रेड टी शर्ट में, हाँ वेरी गुड, वह तंत्र जिसमें, उदाहरण के लिए खुले में तो नहीं है बेटा, खुले में तो बिल्कुल, इसके अंदर ये रहा, लीजिए आप, ये सिस्टम, ये क्या है आपका बंद तंत्र है। अभी पानी ठंडा है इसके अंदर, कुछ समय पश्चात नॉर्मल हो जाएगा ये। हाँ गरम भी ले लीजिए, मतलब चेंज इन टेम्परेचर। भाई इसके अंदर मैंने ठंडा पानी भरा हुआ है बॉटल के अंदर, बैठ जाओ आप, शाबाश, इसमें ठंडा पानी भरा हुआ है मैंने, अब ये कुछ समय पश्चात इसको मैं यहीं छोड़ देता हूँ, नॉर्मल हो जाएगा। मान लीजिए इसका टेम्परेचर अभी 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, कुछ समय पश्चात 25 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर हो जाएगा, तो चेंज तो हुआ, तापमान में तो परिवर्तन हुआ, हालांकि इसका वॉल्यूम वही रहा, इवोपरेट नहीं हुआ, बंद है। पदार्थ का आदान प्रदान तो नहीं हुआ, लेकिन ऊष्मा का आदान प्रदान तो हो गया परिपार्श्विक से, और जब परिपार्श्विक से ऊष्मा का आदान प्रदान हो रहा है और पदार्थ का नहीं हो रहा है, तो वह निकाय कैसा है, बंद तंत्र। ठीक है, अब इसके बाद है तंत्र अवस्था। तंत्र अवस्था से क्या तात्पर्य है, बताइए भाई, 11th में आपने पढ़ा है, तंत्र अवस्था से क्या तात्पर्य है। चलिए इसको छोड़िए, तंत्र अवस्थाचर क्या कहलाते हैं, अगर मैं इसको बोलूं तो, यहां लिख रहा हूं मैं अवस्थाचर। इंग्लिश में बोलते हैं इसको सिस्टम वेरिएबल्स। चर का मतलब जो चेंज हो, जो परिवर्तित हो, अवस्था चर। बताइए, पढ़ चुके हैं आप, और कोई पीछे से बताओ, आप बताओ। किसी निकाय का प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम की अवस्था चर। अच्छा, और बिल्कुल, ये तो आपने उदाहरण दे दिए कि प्रेशर, टेम्परेचर, इवन कंसंट्रेशन या वॉल्यूम, उसके क्या है, अवस्था चर है। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे बताया, लेकिन उसको अपन और थोड़ा और इसको कैसे बोलेंगे, ये तो 3 आपने वैल्यूज बता दी, उदाहरण बता दिया आपने, बताइए। वे प्रॉपर्टीज या वे गुण, किसी निकाय के वे गुण जो उसकी अवस्था को व्यक्त करने में सक्षम हो या उसकी अवस्था को व्यक्त करने के लिए आवश्यक हो। किसी निकाय की अवस्था को व्यक्त करने के लिए जो आवश्यक चर होते हैं, निकाय की अवस्था को व्यक्त करने के लिए जो चर होते हैं, जो वेरिएबल्स होते हैं, उनको ही क्या बोलते हैं, अवस्था चर कहते हैं। जैसे इन्होंने बताया, अतुल नाम बताया था, योगिन, तो योगिन ने जैसा बताया वो क्या है, आपके टेम्परेचर है, प्रेशर है, ताप है, दाब है, आयतन है, ये सब क्या है, अवस्था चर है। बैठिए, ठीक। अब ये जो अवस्था चर हैं, यदि इनको किसी तंत्र के लिए, किसी सिस्टम के लिए निश्चित कर दिया जाए, अवस्था चरों का मान क्या कर दिया जाए, निश्चित कर दिया जाए, ठीक है, तो तंत्र क्या हो जाएगा, एक निश्चित अवस्था में आ जाएगा। और ये जो गुण हैं, कौन से, प्रेशर, टेम्परेचर, उसकी प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर ही निर्भर करेंगे। यानी ये जो प्रॉपर्टीज हैं, कौन सी, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, इनको आप फिक्स कर दीजिए किसी सिस्टम के लिए, तो ये ऐसे फिक्स इस प्रकार करेंगे कि उस पाथ पर डिपेंड नहीं करें, उस पथ पर निर्भर नहीं करें। किस पर निर्भर करें, प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था, किस पर निर्भर करें, केवल प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर। इस पर डिस्कस करेंगे हम। अब नेक्स्ट करें, सब स्लाइड नेक्स्ट कर देंगे। तो निकाय के गुण, निकाय के गुण, 2 प्रकार के गुण होते हैं। एक तो बोलते हैं एक्सटेंसिव, विस्तीर्ण गुण, और दूसरा होता है इंटेंसिव, विस्तीर्ण।
मात्रात्मक भी बोल सकते हैं, और दूसरा है आपका मात्रा स्वतंत्र गुण। मात्रा स्वतंत्र लिख लिया सभी लोगों ने? डिस्कस करें इसको, अपन करें डिस्कस। देखिए आपका जो सिस्टम है कोई भी, उसमें दो प्रकार की प्रॉपर्टीज मिलेंगी। जैसे हम प्रेशर, टेम्परेचर और ये सब गुणों की बात करेंगे, ठीक है। अपवर्तनांक है, ऊष्माधारिता है और सो ठीक। तो दो प्रॉपर्टीज हैं, एक तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जिनको विस्तीर्ण गुण बोलते हैं, और एक होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज जिनको क्या बोलते हैं हम, मात्रा स्वतंत्र। इंटेंसिव से मतलब ऐसे गुण जो कि उस जो सिस्टम है उसमें पदार्थ की मात्रा से स्वतंत्र हों, ठीक है। इंटेंसिव नीचे वाले की बात कर रहा हूं मैं, मात्रा स्वतंत्र, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, नाम से ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, मात्रा से स्वतंत्र, यानी किसी निकाय के वे गुण जो उस निकाय में उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करें, उससे स्वतंत्र हों, वो गुण क्या कहलाते हैं आपके, मात्रा स्वतंत्र गुण कहलाते हैं। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, जैसे विशिष्ट ऊष्माधारिता, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हुई? एक मोल पदार्थ की हम जब बात करते हैं, किसकी? एक, तो यानी हमने उसको डिफाइन कर दिया, हमने बता दिया कितना, एक मोल पदार्थ, ठीक है। या दूसरा हम उसको ले लें पृष्ठ तनाव। क्या ले लें? पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का जो मान है वो भी किस पर निर्भर नहीं करता है, पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं कर रहा है, शांता है। क्या है? शांता है, ठीक है। तो ये सब चीजें ऐसी हैं जो आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हुई। डेंसिटी है, मतलब बहुत सारे हैं, आप देखेंगे उसको, डेंसिटी है, तो ये उसमें पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं कर रहे, मात्रा स्वतंत्र गुण है। क्या है? मात्रा स्वतंत्र। इसके अलावा हमारे पास है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज या मात्रात्मक या विस्तीर्ण गुण जिसको बोलते हैं, वो इसके अपोजिट है, वो मात्रा पर निर्भर करते हैं। तो दो प्रकार के गुण हैं, आपको ध्यान रहना चाहिए हमेशा जब हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ रहे हैं। एक तो विस्तीर्ण गुण, या अंग्रेजी में ध्यान रखेंगे एक्सटेंसिव और इंटेंसिव, ठीक है। तो एक्सटेंसिव जो प्रॉपर्टीज हैं वो मात्रा पर निर्भर करती हैं, निकाय में उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करने वाले गुण विस्तीर्ण गुण कहलाते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए यहां मैंने बोला था विशिष्ट ऊष्माधारिता, वहां बोल रहा हूं खाली ऊष्माधारिता। विस्तीर्ण गुण कौन सा है? ऊष्माधारिता या अपवर्तनांक। क्या बोलेंगे? अपवर्तनांक, या सॉरी अपवर्तनांक तो ये गुण है, इंटेंसिव है। जो विस्तीर्ण गुण है उनका मान है आपका आंतरिक ऊर्जा। क्या है उदाहरण? आंतरिक ऊर्जा या एंट्रोपी, आंतरिक ऊर्जा या एंट्रोपी, ठीक है। या आपका हीट कैपेसिटी यानी ऊष्माधारिता। तीन उदाहरण मैंने आपको बता दिए, ऊष्माधारिता, आंतरिक ऊर्जा, एंट्रोपी, ठीक। तो ये आपके गुण हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, एग्जाम में पूछ लेगा, चार वो दे देगा, उसमें से एक होगी और तीन नहीं होगी ऑप्शन में से। अब ऊष्मागतिक प्रक्रम के प्रकार, जो प्रोसेस होते हैं, नेक्स्ट कर दें। तो ऊष्मागतिक प्रक्रम के प्रकार, इनको जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं हम, ये ज्यादा इसमें ऐसा कुछ है नहीं। समतापी प्रक्रम, समतापी, सब अपना दिमाग लगाएंगे, समतापी जिसमें ताप समान हो, ठीक है। अब जब ताप समान होगा, कैसा प्रक्रम है? समतापी प्रक्रम। किस प्रकार का है? समतापी। तो dt बराबर 0, यानी टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा है। T क्या है? कांस्टेंट है, नियतांक है। T क्या है? नियत है। T क्या है आपका? ताप क्या है? नियत है। तो dt क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये कैसा प्रोसेस है? समतापी। अब अगर कोई प्रक्रम समतापी है तो अगर वो ऊष्मा शोषी है, कैसा है? उसमें क्या हो रहा है? ऊष्मा शोषी। दो टर्म आती हैं, एक होती है ऊष्मा शोषी और एक होती है ऊष्मा क्षेपी। इंग्लिश में बोलते हैं एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। अगर आपका एंडोथर्मिक है, ऊष्मा का शोषण तो कर रहा है, वो क्या कर रहा है? एनर्जी ले रहा है। तो क्या होगा? आप टेम्परेचर तो वो क्या है? टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहेगा, तो चेंजेस नहीं है, टेम्परेचर में चेंज नहीं होंगे, तो क्या होगा? उसका ताप
बढ़ जाएगा। और अगर ऊष्माक्षेपी है प्रोसेस तो ताप क्या हो जाएगा, एनर्जी बाहर जा रही है, आपको वो नहीं ले कुछ नहीं कर सकता है, वो वन वे है। ऊष्माक्षेपी है तो क्या हुआ, ताप घट जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से दूसरा जो बात कर वो बता रहे थे, जीरो लॉ में बताया, ऊष्मा रुद्ध प्रक्रम जो बात कर रहे थे, रुदोष्म प्रक्रम। रुदोष्म प्रक्रम इंग्लिश में बोलते हैं इसको एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, रुदोष्म प्रक्रम। रुदोष्म प्रक्रम के लिए यदि कोई निकाय ऐसा है कि ना तो अपने परिपार्श्विक को ऊष्मा दे ना ही परिपार्श्विक से ऊष्मा ले, ठीक है, यानी चेंज इन एनर्जी जो है आपकी क्या हो जाएगी, जीरो है, यानी डी क्यू बराबर जीरो। सी आपका है समदाबी प्रक्रम। कैसा, समदाबी, यानी दाब समान है। ठीक है, इसी प्रकार से सम आयतनिक, आयतन, आयतन समान का मतलब V इजिकल टू कॉन्स्टेंट और dV इजिकल टू जीरो। अब समदाबी की हम बात कर रहे हैं, समदाबी से क्या, उसका क्या मतलब हुआ, मान लीजिए 1 मोल जल है, कितना, 1 मोल जल है और 1 वायुमंडलीय दाब, प्रेशर क्या है 1 वायुमंडल और 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप है। ठीक है, कितना, तो जो बात कर रहे हैं कैसा है, समदाबी, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 1 मोल जल है, ठीक है, और 1 वायुमंडलीय, और वही जल 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, कितने पर, और टेम्परेचर क्या है, 1 वायु, सॉरी वायु दाब क्या है, 1 वायुमंडल दाब, तो क्या चेंज हो जाएगी, उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी, वो किस में चला जाएगा, वेपर स्टेट में चला जाएगा। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल है जिसका वायुमंडल दाब क्या है, 1 है, 1 एटमॉस्फेरिक दाब हो गया वायुमंडलीय दाब, और यही जल जब हम इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया लेकिन फिर भी वायुमंडल दाब क्या है, 1 ही है, तब चेंज हो जाएगी, इसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। ठीक है ना, ये उदाहरण है इसका ही। अब चक्रीय प्रक्रम, चक्रीय प्रक्रम किसे कहते हैं, पढ़ा होगा आप लोगों ने, चक्रीय, इंग्लिश में बोलते हैं साइक्लिक, चक्रीय मतलब चक्कर लगा दिया, यहां से शुरू है, यही चक्कर लगा के वापस, प्रारंभिक अवस्था, ये प्रारंभिक अवस्था, फिर वापस इस तरीके से आते आते वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाए आदमी, पूरा एक चक्र। ठीक है, यदि कोई तंत्र प्रारंभिक अवस्था से शुरू होकर अंतिम अवस्था तक जाकर, अंतिम अवस्था तक जाता है और फिर पुनः प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर ले, तो वह चक्र कैसा कहलाता है, वह प्रक्रम कैसा कहलाता है, चक्रीय प्रक्रम। यदि कोई तंत्र प्रारंभिक अवस्था से शुरू होकर अंतिम अवस्था तक जाता है एवं पुनः प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो वह प्रक्रम क्या कहलाता है, चक्रीय। ठीक, पथ क्या है, पथ वो क्या होता है, वो रास्ता हो जाता है एक निकाय के से, निकाय जब प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था तक पहुंचते हैं तो उसको पहुंचने वाला जो माध्यम है उसको क्या कहेंगे, पथ कहते हैं, ये जनरल टर्म है। प्रसार कार्य अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सपेंशन वर्क। ठीक है, या इसको दूसरे नाम भी है इसका एक, पीवी वर्क, दाब आयतन कार्य। ठीक है, दाब आयतन कार्य। ठीक है, ठीक, दाब आयतन कार्य। शुरू करें इसको, आप पढ़ चुके हैं इसको, मेरे ख्याल से आपको पता होना चाहिए। कौन बताएगा दाब आयतन कार्य का मान कितना होता है, मैं तो सीधा ये पूछ रहा हूँ, डेरिवेशन अपन करने वाले हैं यहाँ, वैसे आप बता दीजिए दाब आयतन कार्य की जब मैं बात कर रहा हूँ तो अपन उसमें क्या पढ़ने वाले हैं, बताइए, सोच कर बताइए। 11वीं में पढ़ा है आप लोगों ने, दिमाग पर जोर डालिए, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछा जाता है आपके, इसलिए मैं ये बात बार बार कह रहा हूँ, बार बार काम आएगा, इस पे 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। कोई इधर से बेटा, पीछे से आप बताएं, हाँ बताइए, हाँ पिस्टन वाला, वेरी गुड। एक कोई मान लीजिए सिलेंडर है, उसमें कोई गैस भरी हुई है, कोई आइडियल गैस भरी हुई है, एक सिलेंडर है उसमें कोई आइडियल गैस, क्या टर्म ले रहा हूँ, आदर्श गैस। ठीक है, आदर्श गैस भरी हुई है, तब उसका जो प्रसार हो रहा है, ठीक है,
प्रसार कैसे होगा, अंदर दाब ज़्यादा है बाहर दाब कम है, तभी तो क्या होगा, प्रसार होगा। ऊपर दाब ज़्यादा है नीचे दाब कम है तो नीचे आएगा, वो क्या होगा, प्रसार की जगह क्या हो जाएगा, संपीड़न हो जाएगा। अभी मैं क्या काम में ले रहा हूँ, दाब प्रसार, एक्सपांशन, प्रसार हो रहा है। और संपीड़न कब होगा, जब बाह्य दाब अधिक होगा और आंतरिक दाब क्या होगा, कम होगा, तब क्या होगा, संपीड़न। यानी अगर आपके एग्जाम में आ जाता है संपीड़न का आर्य लिखिए तो वैल्यू सब चीज़ें सेम रहेगी, सिर्फ साइन का चेंज हो जाएगा, साइन बदल जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। ठीक, तो मान लीजिए एक सिलेंडर है, इस तरीके से एक सिलेंडर है, ये पढ़ा था क्या 11वीं में आप लोगों ने, फिर बताया क्यों नहीं, ऐसे शांति से बैठे हुए हैं, आपको बताना चाहिए था। देखिए हम जानते हैं कि दाब बराबर क्या होता है, F बटे ए, P बराबर F बटे, P क्या है यहाँ पर, दाब, और F क्या है, F फॉर फोर्स, फोर्स का मतलब बल, और A का मतलब क्षेत्रफल। वेरी गुड, P बराबर F अपॉन A। ठीक है, इसमें कोई गैस भरी हुई है और ये इसका पिस्टन है। ठीक, ये इसका क्या है, पिस्टन है। ठीक, अब बाह्य दाब जैसे ही हमने क्या किया, कम किया, तो पिस्टन क्या होगा, ऊपर की तरफ सरकेगा, यानी गैस का क्या होगा, प्रसार होगा। तो मान लीजिए ये जो चेंज हो रहा है वॉल्यूम के अंदर, ये जो चेंज हो रहा है वॉल्यूम में, ये है dl, कितना है, dl चेंज हो रहा है, कितना चेंज हो रहा है, dl। तो इस dl की चेंज की वजह से ये जो विस्थापन जो बोल रहे हैं इसको, जो dl क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है, जो पिस्टन का अपनी एक्चुअल वास्तविक स्थिति से दूसरी स्थिति में गैस क्या हो रही है, प्रसारित हो रही है, तो आपका पिस्टन ऊपर की तरफ जा रहा है, तो विस्थापन कितना हो रहा है, dl हो रहा है। तो चेंज इन वॉल्यूम, आयतन में परिवर्तन कितना हुआ, आयतन में परिवर्तन हुआ dv इज इक्वल टू a इंटू dl। आयतन में परिवर्तन कितना हुआ, dv बराबर a इंटू dl। सब लोग दिमाग लगाएं, a क्या है यहाँ पर, क्षेत्रफल, एरिया, और dl क्या है, विस्थापन, dl क्या हुआ, विस्थापन। तो dv इज इक्वल टू a dl। तो जो किया गया कार्य, इस विस्थापन में किया गया कार्य कितना होगा, किया गया कार्य, वर्क, तो कार्य बराबर होता है बल गुणा, वेरी गुड, बल गुणा विस्थापन, और F ये रहा, F इजिकल टू क्या है, P गुणा A। F बराबर क्या है, P गुणा A। ठीक, और P बराबर क्या होता है, F भाई ये तो है, पर इसमें यहाँ क्या निकालेंगे ये बताइए, DW, DW क्या है, DW क्या है, कार्य में परिवर्तन। ये जो कार्य हो रहा है, यहाँ जो इतना अल्पांश जिसको बोलेंगे, सूक्ष्म मात्रा में जो चेंज इन वर्क है, वो क्या है, DW, क्या है आपका, DW बराबर माइनस P इंटू A इंटू DL। ठीक, DL क्या है आपका, विस्थापन हो रहा है, और इसको हम बोल सकते हैं DW माइनस P इंटू DV। तो ये आप इक्वेशन लिख लीजिए, DW इज इक्वल टू माइनस PdV, DW इज इक्वल टू माइनस PdV। लिख लिया आपने इक्वेशन। और जो ऋण चिन्ह है, जो नेगेटिव चिन्ह है, वो किस बात को बता रहा है, आपका निकाय पर क्या किया जा रहा है। देखिए जो 2-3 टर्म है अपन काम में लेंगे, जब भी कोई निकाय ऊष्मा को क्या करता है, अवशोषित करता है, जब भी कोई निकाय, सभी लोग ध्यान देंगे, जब भी कोई निकाय ऊष्मा को अवशोषित करता है तो ऊष्मा का जो मान है पॉजिटिव लिखते हैं, क्या लिखते हैं, पॉजिटिव। ठीक है, आगे बात है, क्या लिखते हैं, पॉजिटिव लिखते हैं। और जब किसी निकाय के द्वारा कार्य किया जाता है तब उसको क्या लिखेंगे बताइए, निकाय द्वारा कार्य किया जाता है तो बताओ बताओ।
पॉजिटिव या नेगेटिव? क्यों? ऊर्जा खर्च हो रही है, ठीक। और निकाय पर कार्य किया जा रहा है तब पॉजिटिव, ठीक। तो देखिए dw इज इक्वल टू माइनस पी dv, ठीक। तो ऋण चिन्ह क्यों आ रहा है? क्योंकि देखिए आप मान लीजिए V1 आपका प्रारंभिक आयतन है, V1 क्या है? गैस का प्रारंभिक आयतन, और V2 क्या है? अंतिम आयतन या एक्सपांशन के बाद, विस्तार करने के बाद आयतन। तो ये तो प्रारंभिक आयतन हो गया, ये अंतिम आयतन हो गया, ठीक है। V1 V2, ठीक। आ रही है बात समझ में? तो अब इस केस में क्या हो रहा है? V2 इज ग्रेटर देन, इस केस में क्या है? V2 इज ग्रेटर देन V1। तो आपका कार्य क्या है? यहाँ ऋणात्मक है। और जब संपीड़न की बात करेंगे, जब संपीड़न की बात करेंगे, ठीक है, तब क्या होगा? धनात्मक हो जाएगा। ये किस में बदल जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। ये मैं अलग से बताऊंगा। देखिए आपको एक्चुअल में क्या है कि जैसे मैंने बताया आपको, जब ऊष्मा ग्रहण होती है तब क्या हो रहा है? यहाँ पॉजिटिव हो रहा है। क्या हो रहा है? ऊष्मा ग्रहण हो रही है जब Q का वैल्यू क्या हो? पॉजिटिव है। और जब कार्य, जब हम बात कर रहे हैं, ये जो कार्य है, अब अभी क्या हो रहा है? इस केस में क्या हो रहा है? आपका जो सिस्टम है, जो पिस्टन है इसके अंदर, वो क्या हो रहा है? उसका ऊपर जा रहा है। तो कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है? सिस्टम के द्वारा कार्य किया जा रहा है, सिस्टम के द्वारा कार्य, तब वो लिया हमने नेगेटिव। और सिस्टम पर कार्य किया जाएगा तब वो पॉजिटिव, ठीक। इस चीज को हम देखें तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास, dw इज इक्वल टू माइनस पी डी वी, ठीक। या इसको हम, ये तो रहा सूक्ष्म परिवर्तन के लिए। किसके लिए ध्यान देंगे? सूक्ष्म परिवर्तन। अब एक निश्चित परिवर्तन के लिए, निश्चित अंतराल के लिए इसकी वैल्यू लिख सकते हैं, w इज इक्वल टू माइनस, आयतन चेंज हो रहा है V1 से V2 P डी, या आप इक्वेशन लिख लें फाइनल। देखिए वापस से हम इसको रिपीट करते हैं एक बार। एक सिलेंडर है, उसमें एक आदर्श गैस भरी हुई है, ठीक है, आइडियल गैस। आइडियल गैस के कुछ निश्चित गुण होते हैं, वो आपको पता होने चाहिए। आदर्श गैस के क्या होता है? उनमें ना कोई आकर्षण होता है, ना कोई प्रतिकर्षण होता है। जब उनके मॉलिक्यूल्स आपस में टक्कर करते हैं तो ऊष्मा ऊर्जा की हानि नहीं होती है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ा होगा आपने, पढ़ा है क्या 11वीं में काइनेटिक, ठीक है। तो ये सारे जो हैं, तो उसमें एक आदर्श गैस भरी हुई है। अब अंदर जो दाब है वो अधिक है, गैस के पिस्टन के अंदर जो सिलेंडर है इसमें दाब अधिक है और बाह्य दाब कम है, ठीक है। बाह्य दाब क्या है? कम है। अब चेंज हो रहा है, देखिए एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये जो चेंज हो रहा है वो प्रेशर में भी चेंज हो रहा है। P माइनस क्या हो रहा है? dP, P माइनस dP। बाहर जो प्रेशर है वो क्या है? कम है, P माइनस dP है, ठीक। तो चेंज इन प्रेशर भी है यहाँ पर। तो अब जब हमने इसको पिस्टन को ऊपर सरकाए तो जो इसमें विस्थापन हुआ वो कितना विस्थापन हुआ है? dl। कितना विस्थापन हुआ है? dl विस्थापन हुआ है। तो हम जानते हैं कि दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्या है आपका? क्षेत्रफल। तो F बराबर क्या हो जाएगा? P गुणा A, दाब गुणा क्षेत्रफल, ठीक है। दाब गुणा क्षेत्रफल, F बराबर P गुणा A। और जो चेंज हो रहा है आयतन में, जो चेंज हो रहा है हमारे, वो है A इंटू DL, जिसको हम बोलते हैं। तो वो तो dV हो गया। अब इसमें एक्चुअल में क्या है, मैं आपको यहाँ लिख के दिखाता हूँ, जैसे P माइनस dP और ये dV। और इसको हम सही तरीके से लिखें तो क्या लिखेंगे? P को, ये जो P है क्या लिखेंगे? हेलो, हाँ बोलो बेटा, मैं आपकी आवाज आ रही है। हेलो नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। हाँ सर, इसका W का मान नेगेटिव कैसे है सर? अच्छा, W का मान नेगेटिव कैसे आया? अच्छा, W का मान नेगेटिव, हाँ बोल। आपको मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ सर। अच्छा देखिए W का, हाँ सर, ये नेगेटिव कैसे है W का मान? देखिए जो किसी भी निकाय पर, देखिए दो तरीके की अवस्थाएं होती हैं। एक तो होता है निकाय पर कार्य किया जाना और एक निकाय के द्वारा कार्य किया जाना। तो यहाँ क्या हो रहा है? निकाय के द्वारा कार्य किया जा रहा है। क्या हो रहा है? निकाय के द्वारा कार्य किया जा रहा है, यानी गैस का क्या हो रहा है? प्रसार कार्य हो रहा है। गैस क्या हो रही है? प्रसारित हो रही है। गैस जो सिलेंडर है उसके अंदर दाब ज्यादा है और सिलेंडर के बाहर दाब कम है।
तो गैस क्या हो रही है, प्रसारित हो रही है। तो निकाय के द्वारा क्या किया जा रहा है, कार्य किया जा रहा है, जिसमें क्या हो रही है, ऊष्मा का व्यय हो रहा है। तो इस कारण से जो कार्य है W, इसका मान क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। गैस के द्वारा कार्य किया जा रहा है तो W क्या हुआ, नेगेटिव हो गया। और अगर उल्टा केस लेते यानी संपीड़न वाला लेते, संपीड़न से तात्पर्य ऊपर से हम पिस्टन को दबाते तो गैस क्या होती, संपीड़ित होती। उस केस में जो W कार्य का जो मान है वो क्या आ जाता, धनात्मक, पॉजिटिव हो जाता। आपके आई बात समझ में? हाँ सर। ठीक है, देखिए मैं वापस से इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है कि जो गैस में जो प्रसार कार्य है, गैस में यहाँ क्या हो रहा है, इसको हमने बोला है प्रसार कार्य। ये क्या है आपका, ऋणात्मक है। प्रसार कार्य क्या है, चिन्ह कौन सा यूज कर रहे हैं, ऋणात्मक, क्योंकि उसके सिस्टम के द्वारा कार्य किया जा रहा है। और जब सिस्टम पर कार्य किया जाएगा, निकाय पर, तब हम क्या लेंगे, संपीड़न वाला केस, उसका पॉजिटिव, W का मान क्या लेंगे, पॉजिटिव। तो देखिए जो मैं चीज बताना चाह रहा था आपको यहाँ पर, P माइनस dP, तो ये क्या आ गया, P इंटू dV माइनस dP इंटू dV, ये आती है टर्म। ठीक है, ये टर्म आती है P माइनस dP इंटू dV। तो केवल मैंने क्या यूज लिया है, पहली टर्म। दूसरी क्या रहा, dP dV क्या होती है, अति सूक्ष्म होती है। ये टर्म क्या होती है, नेग्लिजिबल होती है। क्यों, देखिए dV क्या है, आयतन में परिवर्तन, लेकिन सूक्ष्म, जैसे 0.1 मान लीजिए। और ये क्या है, दाब में परिवर्तन, सूक्ष्म, मान लीजिए ये 0.01 है। फॉर एग्जाम्पल इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, और एक छोटी राशि, यानी दो सूक्ष्म राशियों का गुणनफल। तो इसलिए इसको क्या है, नेग्लिजिबल मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, P माइनस dP तो समझ में आ रहा है। P माइनस dP क्या है, बाहर में, बाहर जो दाब है, बाहर दाब कम हुआ है, जब तो गैस क्या हो रही है, प्रसारित हो रही है। आ रही है बात समझ में? और जब क्या होगा, संपीड़ित होगी, तब क्या हो जाएगा, P माइनस की जगह क्या हो जाएगा, P प्लस dP। आ रही है बात समझ में आपको? क्या हो जाएगा, P, भले आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या जैसे मैंने डायरेक्ट लिख दिया है आप सीधे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपके, किसी भी प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। तो ये आ गया dW इजिकल टू, हमारी जो dW का मतलब d, जहां मैं स्मॉल d का यूज कर रहा हूं उसका मतलब सूक्ष्म परिवर्तन, dW इजिकल टू माइनस PdV, या एक निश्चित परिवर्तन के लिए W बराबर माइनस P, V1 से V2, V1 प्रारंभिक आयतन, V2 अंतिम आयतन, P dV। ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन से हम अलग अलग चीजें देखेंगे यहाँ पर। ठीक, चलिए पहली जो चीज हम देखते हैं, सबसे पहले, जब प्रतिरोध दाब स्थिर हो, जब प्रतिरोधी दाब स्थिर हो, मैं यहां लिखता हूं, इस वाला बोर्ड का यूज करूंगा। जब प्रतिरोध दाब स्थिर हो, नंबर 1, जब प्रतिरोध दाब स्थिर हो, यानी इसका मतलब P क्या है, नियत है। हमारी इक्वेशन क्या है, W इजिकल टू माइनस P dV, V1 से V2, और जब P कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा इंटीग्रल के, तो dV V1 से V2, या माइनस P V2 माइनस, सिर्फ यहाँ उतारने का काम नहीं करें, आप इसको समझें भी, समझना ज़्यादा जरूरी है बजाय इसको उतारने के। मैंने कंडीशन नंबर 1 डाली है हमारी कि जब प्रतिरोध दाब स्थिर हो, दाब क्या है, कांस्टेंट है, प्रतिरोध यानी ऊपर जो दाब है P, वो क्या है, स्थिर है, कांस्टेंट हो गया। तो P का मान नियतांक है, तो इंटीग्रल में से इस नियतांक को बाहर निकाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो P एज इट इज बाहर आ गया, V1 से V2, V1 प्रारंभिक आयतन, V2 अंतिम आयतन, तो P V2 माइनस V1। ठीक, किया गया। दूसरा पॉइंट है हमारा, जब प्रतिरोध दाब शून्य हो, शून्य का मतलब P बराबर, तब W बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो P का मान 0, तो कार्य भी क्या हो जाएगा,
यानी कहने का मतलब जब गैस को किसमें प्रसारित किया जाए, वैक्यूम में, निर्वात में प्रसारित किया जाए, तो निर्वात में कैसा दाब होता है, शून्य दाब होता है निर्वात में, तो किया गया कार्य, प्रसार में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में आपके। फिर तीसरा है गैस का आयतन स्थिर हो। तीसरा पॉइंट है गैस का आयतन स्थिर हो। यहां लिख देता हूं मैं थर्ड पॉइंट। यानी V क्या है, कांस्टेंट। V क्या है आपके, जब V कांस्टेंट है तो dV क्या हो जाएगा, जब V कांस्टेंट है तो dV क्या हो जाएगा, 0। और W बराबर क्या हो जाएगा, ठीक, ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आता है अधिकतम कार्य। ये 3 पॉइंट हो गए ना, तीनों कंडीशन, दाब स्थिर हो, प्रतिरोधी दाब शून्य हो, या गैस का आयतन स्थिर हो। इसके आगे हम चलते। अधिकतम कार्य तथा उत्क्रमणीयता। अधिकतम कार्य तथा उत्क्रमणीयता। उत्क्रमणीय से क्या तात्पर्य है, रिवर्सिबल प्रोसेस। W मैक्सिमम वर्क या W रिवर्सिबल वर्क इज इक्वल टू V1 से V2 PdV। ठीक, आइडियल गैस के लिए हम जानते हैं PV बराबर क्या होता है, nRT, या 1 मोल गैस की बात करें तो PV इजिकल टू, ठीक है, या P इजिकल टू क्या लिख सकते हैं, RT बाई V। ये वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, तो V1 से V2 RT dV बाई V। ठीक, या इसको लिख सकते हैं हम RT V1 से V2 dV बाई V। या W मैक्सिमम वर्क बराबर 2.303 RT log V2 बाई V1। ठीक, इस पर न्यूमेरिकल आता है आपके, या हम जानते हैं कि आदर्श गैस के लिए हम लिख सकते हैं P1 V1 बराबर P2 V2। ठीक है, तो कहने का मतलब V2 बटे V1 क्या हो गया, इस इक्वेशन से V2 बटे V1 क्या हो गया, P1 बटे, तो ये वैल्यू अपन यहाँ रख सकते हैं। W मैक्सिमम बराबर कितना आ गया, 2.303 RT log V2 बाई V1 log P1 बाई P2। तो इसमें क्या होगा, आपको आयतन का, प्रारंभिक आयतन का मान दे देगा, अंतिम आयतन का मान दे देगा, R का मान 8.314 है, टेम्परेचर की वैल्यू दे देगा T, उसमें परम ताप के लिए बार बार मैं वापस ध्यान दे ला रहा हूँ 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो क्या करेंगे 27 प्लस 273, 27 प्लस 273, फिर आप किसमें लिखेंगे उसको, केल्विन में। यूनिट्स का विशेष ध्यान रखेंगे, न्यूमेरिकल जब हम करते हैं तो यूनिट्स का विशेष ध्यान रखेंगे। आर जो परम ताप है उसकी वैल्यू उसके अंदर जोड़ेंगे। हालांकि मैं न्यूमेरिकल्स पर आपको इस चैप्टर में कम से कम आप भी पढ़िएगा, अपन ऊष्मा रसायन जब हम पढ़ेंगे तो कम से कम 7-8 प्रकार के न्यूमेरिकल हम करेंगे, तो आप पढ़ के आइएगा न्यूमेरिकल, जिससे कोई चीज़ें छूट नहीं जाए आपकी। तो ये वाली जो चीज़ है इसके अंदर आपका आ गया अधिकतम कार्य तथा उत्क्रमणीयता। इसको मैं कल डिस्कस करूँगा, अभी तो मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ
कि उत्क्रमणीयता से तात्पर्य क्या है। तो ये उत्क्रमणीय से तात्पर्यता ये है कि जब प्रतिरोधी बल और प्रेरक बल तो वो बल होता है जो किसी भी अभिक्रिया को आगे ले जाए, प्रेरक बल जो अभिक्रिया को अग्र दिशा में ले जाए, और प्रतिरोधी बल जो उस अग्र दिशा में ले जाने बल का जो ड्राइविंग फोर्स है आपकी उसका विरोध करे। ठीक है, तो जब प्रेरक बल और प्रतिरोधी बल में अल्प अंतर होता है, बहुत कम अंतर हो, उस स्थिति में वह प्रक्रम कहलाता है उत्क्रमणीय प्रक्रम। ठीक है, कैसा प्रक्रम कहलाता है वह? उत्क्रमणीय प्रक्रम। और जितने भी प्राकृतिक प्रक्रम होते हैं, जितने भी प्राकृतिक प्रक्रम यानी नेचुरल प्रोसेस जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जैसे झरने में पानी गिरना वाला होता है, क्या नेचुरल प्रोसेस, जितने भी प्राकृतिक प्रक्रम होते हैं वो कैसे होते हैं? अनुत्क्रमणीय। क्या होते हैं? अनुत्क्रमणीय, यानी एक ही दिशा में संपन्न होने वाले प्रक्रम, उनको बदला नहीं जा सकता है, बिना बाह्य बल या बाहर से ऊर्जा दिए बिना उनको रिवर्स नहीं किया जा सकता है। उसमें जितने भी आपके अनुत्क्रमणीय प्रक्रम हैं उसमें आपका जो प्रेरक बल है और जो प्रतिरोधी बल है उनमें बहुत अधिक अंतर होता है, जबकि उत्क्रमणीय प्रक्रम में क्या होता है? प्रेरक बल और बाहरी जो प्रतिरोधी जो बल है उनके मध्य बहुत अल्प सूक्ष्म अंतर होता है। उदाहरण के लिए हम वोल्टीय सेल से जो धारा प्राप्त होती है, जब धारा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हम पढ़ते हैं उनमें क्या है, जो ड्राइविंग फोर्स क्या होता है, उनके गिब्स एनर्जी के अंदर चेंज होता है, वो उनका ड्राइविंग फोर्स होता है। तो उसके अंदर जो धारा प्राप्त होती है वो कौन सा प्रोसेस होता है आपका? रिवर्सिबल, उत्क्रमणीय प्रक्रम। और ध्यान रखेंगे जब हम कोई भी प्रोसेस है, कोई भी सिस्टम जब काम कर रहा है उसके अंदर जब हमको उससे मैक्सिमम आउटपुट लेना है, अधिकतम आउटपुट लेना है, उससे अधिकतम कार्य लेना है, तब आपका प्रक्रम एक तो उत्क्रमणीय होना चाहिए, तभी उससे आपको किसकी प्राप्ति होगी? अधिकतम कार्य की प्राप्ति होगी। इसको डिटेल में अपन कल डिस्कस करेंगे, क्यों ऐसा होता है, उसके क्या कारण है।